process of chapter first of biology, class 10. Firstly, we will discuss about what is the life process and what is living and what is non-living, what is the main important features of living, how can we decide this thing is living or non-living. Okay, so firstly we will define about the definition of biology. सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का डिफिनेशन पढ़ेंगे। बायोलॉजी है क्या? सबसे पहले इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो जानते होंगे पहले से ही, लेकिन एक बार हम आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या है, इसकी कितनी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी। Bio means life and logy means study, and the word logy is come from Greek word logos, which means study. So the definition of biology is life study, study of life. बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग लाइफ का स्टडी करते हैं, जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। लाइफ क्या है, जीवन क्या है, जीवन के क्या क्या फीचर्स हैं। वैसे क्लियरली लाइफ को तो डिफाइन नहीं किया जा सकता, लाइफ का एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी लाइफ को पहचाना जा सकता है, कहां पे लाइफ है, कहां पे लाइफ नहीं है, किस चीज में लाइफ है, किस चीज में लाइफ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब लाइफ और लॉजी का मतलब स्टडी करना। तो लाइफ के बारे में स्टडी करना, जीवन के बारे में अध्ययन करना, यही है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी अभी आप जब हायर क्लास में जाएंगे, अभी तो ठीक है, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको बायोलॉजी की दो ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। आपको बायोलॉजी की दो ब्रांचेस पढ़ने को मिलेंगी। पहली ब्रांच है जूलॉजी और दूसरी ब्रांच है बॉटनी। तो बायोलॉजी को आगे चल करके दो ग्रुप में या दो ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी का मतलब है तो है जंतु विज्ञान, बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग सिर्फ एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स, पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, the definition of biology is the branch of science which deals about the study of living beings is called biology. विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग लिविंग बीइंग्स के बारे में, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about animals, and botany is that branch of biology in which we study about plants. Okay, the father of zoology is Aristotle. The father of zoology is Aristotle, and the father of botany is Theophrastus. जूलॉजी के फादर अरस्तु को कहा जाता है, और बॉटनी के फादर किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर देखा जाए तो अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने, जो कि बहुत पहले के फिलोसोफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, आज से कई साल पूर्व पहले, तो सबसे पहले अरस्तु ने ही अगर देखा जाए तो जीवों के बारे में अध्ययन करने का शुरुआत की साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से। उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनिज्मों को अपने तरीके से स्टडी करने का प्रयास किया। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एनिमलों को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ऐसे एनिमल जिनका ब्लड रेड था उनको उन्होंने इन एनिमल ग्रुप में रख दिया। जिनके ब्लड रेड नहीं थे, जिन एनिमलों के ब्लड रेड नहीं थे, उनको उन्होंने इन एनिमल ग्रुप में रख दिया। ऐसे ही जो एनिमल्स जमीन पर चलते फिरते हैं, टेरेस्ट्रियल, हवा में उड़ते हैं, एरियल, एंड जो वाटर में सर्वाइव करते हैं, पानी में रहते हैं, एक्वाटिक। तो अरस्तु ने उनके बॉडी के फीचर्स के आधार पर, एक्सटर्नल फीचर के आधार पर
उनके हैबिटेट के आधार पर, ब्लड के कलर के आधार पर उन्होंने एनिमलों को अपने तरीके से उनका ग्रुपिंग किया स्टडी करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अरस्तु जो है जूलॉजी ऑफ फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। ओके, इसी तरीके से थियोफ्रेस्टस भी थे। थियोफ्रेस्टस ने भी अलग अलग प्लांट को उनके अलग अलग फीचर्स के आधार पर अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को बोलते हैं एंड फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। ओके, तो ये तो कुछ बेसिक चीजें थी जिनको आप लोग जानते भी होंगे बहुत सारे बच्चे। तो आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, जो कि आपका है लाइफ प्रोसेस। अब आप ये जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, हाउ वी कैन डिफाइन लाइफ प्रोसेस। हम लाइफ प्रोसेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन की प्रक्रियाएं, ऐसे प्रोसेस, ऐसी प्रक्रियाएं जो हम अपने जीवन में करते हैं अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, अपने जीवन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए। जो जो चीजें, जो जो बेसिक फंक्शन हम लोग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ऑल द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय ऑल लिविंग बीइंग्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ओके, all the basic function performed by all living beings to maintain their life on earth is called life cycle। हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को पृथ्वी पर मेंटेन रखने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन करते हैं। उसी बेसिक फंक्शंस को हम लोग लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं, या जो जो प्रोसेस हम लोग करते हैं जीवन में वही लाइफ प्रोसेस है, वही जीवन की प्रक्रियाएं हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, इसका मतलब न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं पृथ्वी पर तो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने बॉडी से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल समय समय पे निकालते रहते हैं, इसका मतलब एक्सक्रीशन करते रहते हैं। हमारी बॉडी में सेंसिटिविटी पाई जाती है, हमारे एनवायरनमेंट में, वातावरण में कोई कुछ परिवर्तन होता है तो हम उसको महसूस करने की क्षमता रखते हैं, इसका मतलब हम सेंसिटिव हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो कि हम अपने लाइफ में करते रहते हैं कंटिन्यू, उसे बोलते हैं लाइफ साइकिल। ओके, जीवन की प्रक्रियाएं। तो लाइफ प्रोसेस को हमने जाना। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस पृथ्वी पर यस तो हम आपको बता रहे थे कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी चीज लिविंग है, कौन सी चीज नॉन लिविंग है। इस संसार में दो ही चीजें हैं अगर देखा जाए तो, या तो कोई चीज लिविंग कंडीशन में होगी या तो कोई चीज नॉन लिविंग कंडीशन में होगी। तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं, ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं, या ऐसा क्या क्राइटेरिया है कि जिसके आधार पर हम लोग लिविंग या नॉन लिविंग बीइंग्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, या क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई चीज लिविंग है या कोई चीज नॉन लिविंग है। ओके, तो यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे क्राइटेरिया, कुछ ऐसे फीचर्स बताने जा रहे हैं लिविंग या नॉन लिविंग बीइंग्स के बारे में, जिसके आधार पर लिविंग या नॉन लिविंग को क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं या ऐसे जितने भी फीचर्स हैं जो लिविंग बीइंग्स में दिखाई देते हैं, अपीयर होते हैं, दिखते हैं, तो जरूरी नहीं कि एक ही कैरेक्टर के आधार पर हम देख करके किसी चीज को ये डिफाइन कर दें कि ये चीज लिविंग है नॉन लिविंग है। जैसे अगर हम देखें एक डॉग अगर सो रहा है तो अब उसमें ग्रोथ नहीं दिख रहा है, उसमें लोकोमोशन या मूवमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है, उसमें एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें नहीं दिख रही हैं, मतलब वो देखने में इनएक्टिव लग रहा है। तो क्या वो नॉन लिविंग नहीं है? क्या वो लिविंग नहीं है? वो लिविंग है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फीचर्स अभी भी हमको दिखाई दे रहे हैं, जैसे उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है या उसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू हो रहा है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक या दो फीचर्स के आधार पर तो इस तरीके से हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि वो डॉग लिविंग है नॉन लिविंग है। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग, वो जो डॉग है वो भले इनएक्टिव कंडीशन में पड़ा हुआ है, वो सो रहा है, लेकिन वो लिविंग है क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से अगर हम देखें प्लांट है, एक प्लांट है तो प्लांट में तो लोकोमोशन नहीं हो रहा है,
तो हम ये कैसे बोलेंगे कि वो प्लांट लिविंग है? तो भले लोकोमोशन नहीं हो रहा है लेकिन उसमें अदर फीचर्स तो दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो ग्रीन है और उसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, उसमें अदर फीचर्स, अदर विटल एक्टिविटीज उसमें चल रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके आधार पर अगर देखा जाए तो हम लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टर, सबसे पहला फीचर, सबसे पहला क्राइटेरिया जिसके आधार पर हम लिविंग या नॉन लिविंग को आइडेंटिफाई करते हैं वो है ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ। तो हम जानते हैं कि ऑल लिविंग बीइंग्स शो ग्रोथ। सभी लिविंग बीइंग्स ग्रोथ को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। एक छोटा सा प्लांट लेते हैं हम लोग, छोटा सा पौधा, एक निश्चित समय के बाद हम देखते हैं वो काफी बड़े साइज का हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा है, कुछ समय के बाद वो काफी बड़ा हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म में उसकी बॉडी में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते रहते हैं, तो जिसको हम लोग ग्रोथ के नाम से जानते हैं। हाँ, ये बात और है कि जो प्लांट होते हैं उनमें पूरे लाइफ का ग्रोथ देखने को मिलता है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड, एक निश्चित समय तक ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे एनिमल्स हैं या हम लोग हैं, तो हम लोगों का जो बॉडी का ग्रोथ होता है, बॉडी की लंबाई जो बढ़ती है, बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो 16 to 18 ईयर और मैक्सिमम 20 ईयर, ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक बॉडी का हमारी ग्रोथ होता है। उसके बाद हमारी बॉडी का लंबाई बढ़ना रुक जाता है। लेकिन जो प्लांट होते हैं, प्लांट की बॉडी में जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यू होता रहता है, पूरे लाइफ तक होता रहता है। इसका एक रीजन ये भी है कि प्लांट में कुछ विशेष प्रकार के सेल्स या टिश्यूज पाए जाते हैं जिनको हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ जो कि लिविंग बीइंग्स में हमें दिखता है, लेकिन जो नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलता। जैसे अगर हम बात करें डस्टर है, तो इस डस्टर को अगर हम यहाँ पे रख दें और हम इसको कितने भी साल बाद देखें तो इसका साइज यही का यही रहेगा। ठीक, हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं हम कहते हैं कि उसका साइज बढ़ता है, उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ग्रोथ नहीं कहा जाता। जैसे माउंटेन का देखा जाए तो माउंटेन का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। एक लंबे समय के बाद माउंटेन या जो चट्टानें होती हैं या जो आपके रॉक्स होते हैं या जो स्टोन वगैरह होते हैं उनका साइज समय समय में बढ़ता रहता है थोड़ा बहुत। तो उसका रीजन ये है कि उस पर कुछ पार्टिकल्स वगैरह कंटिन्यू डिपॉजिट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। तो इसका मतलब कि ये नहीं कि उसमें ग्रोथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन वो साइज विटल एक्टिविटी के द्वारा नहीं बढ़ रहा है। मतलब उस स्टोन, रॉक, माउंटेन में कोई विटल एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई जैविक क्रिया नहीं हो रही है, तो वहां पे जो ग्रोथ हो रहा है देखने को मिल रहा है, उसका साइज का जो बढ़ना हमको दिख रहा है वो विटल एक्टिविटी द्वारा नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको ग्रोथ नहीं कहेंगे, उसको हम लिविंग बीइंग्स नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये था कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो ग्रोथ को दिखाते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स ग्रोथ नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें हम, नेक्स्ट क्राइटेरिया, नेक्स्ट फीचर, तो जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनको अपना लाइफ सर्वाइव करने के लिए, अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए, बहुत सारे विटल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और वो एनर्जी उनको मिलती है फूड से, भोजन से। कोई भी ऑर्गेनिज्म को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बिना एनर्जी के उसका लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकता। तो अब उस एनर्जी की पूर्ति वो फूड लेकर करता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपना फूड प्राप्त करते हैं, तो अब फूड से उनको मिलती है एनर्जी, और उस एनर्जी के द्वारा वो अपनी विटल एक्टिविटी को, अपने अदर फंक्शंस को वो करते हैं। तो एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म भोजन लेता है, और इसी फूड लेने के प्रोसेस को, भोजन लेकर के उसे एनर्जी को लिबरेट करना, एनर्जी लेकर के उसको यूज करना, इसी पूरे होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। तो ऑल लिविंग बीइंग्स टेक न्यूट्रिशन, सभी लिविंग बीइंग्स न्यूट्रिशन लेते हैं, भोजन लेते हैं या पोषक पदार्थ लेते हैं एनर्जी के लिए।
तो दूसरा क्राइटेरिया था न्यूट्रिशन, या दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? न्यूट्रिशन। लिविंग बींग्स एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन लेते हैं, अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए न्यूट्रिशन लेते हैं, जबकि नॉन लिविंग बींग्स न्यूट्रिशन वगैरह नहीं लेते हैं। अब आगे बात करेंगे हम, तो अगला क्राइटेरिया है, अगला फीचर है रिप्रोडक्शन। सभी लिविंग बींग्स अपनी ही जैसे नई संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। All living beings have capacity to produce the offspring similar to itself. सभी लिविंग बींग्स में ये क्षमता होती है कि वो अपने ही जैसे, अपने ही फीचर्स वाले, अपने ही कैरेक्टर वाले नए ऑफस्प्रिंग्स को, नई संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी जाति परंपरा को बनाए रखने के लिए वो रिप्रोडक्शन करता है। अब वो रिप्रोडक्शन या तो वो एसेक्सुअल मेथड से करता है या तो सेक्सुअल मेथड से करता है। अब इसके बारे में आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, अपनी जाति परंपरा को बनाए रखने के लिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि नॉन लिविंग बींग्स में रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक, अगला क्राइटेरिया है रेस्पिरेशन। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि सभी लिविंग बींग्स क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं, भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, और उस फूड में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। उस फूड में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, और वो एनर्जी लिबरेट कब होगी? जब उस फूड का ऑक्सीडेशन होगा, वो फूड टूटेगा, ब्रेक होगा। और वो फूड का ऑक्सीडेशन तभी होता है जब हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन लेकर के अंदर फूड को ब्रेक करके एनर्जी को लिबरेट कराया जाता है, और फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है एटीपी वगैरह में स्टोर करके, जिसके बारे में भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर है, उस फूड को ब्रेक करके एनर्जी को लिबरेट कराना ऑक्सीजन की सहायता से। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, और जब वो फूड ब्रेक होता है तो एनर्जी तो लिबरेट होती है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, तो यही चीजें प्लांट भी करते हैं, एनिमल भी करते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ज्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म, कि जो अपने फूड को बिना ऑक्सीजन की सहायता से ब्रेक करके एनर्जी को उत्पन्न करा देते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, या उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से फूड को ब्रेक किया जाता है और एनर्जी रिलीज कराई जाती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें बिना ऑक्सीजन की सहायता से ही फूड को ब्रेक करके फूड को ब्रेक करके एनर्जी को लिबरेट कराया जाता है। लेकिन एनारोबिक मेथड से जो रेस्पिरेशन होता है उसमें एनर्जी बहुत लेस क्वांटिटी में रिलीज होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो मोर क्वांटिटी में रिलीज होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादातर हायर एनिमल्स, हायर प्लांट में देखने को मिलता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ज्यादातर जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली यूनिसेलुलर, उनमें देखने को मिलता है। ओके, तो रेस्पिरेशन सभी लिविंग बींग्स रेस्पिरेशन शो करते हैं, जबकि नॉन लिविंग बींग्स रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, अगला फीचर, नेक्स्ट फीचर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन करना। उत्सर्जन का मतलब या एक्सक्रीशन का मतलब कि हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल समय समय में बनते रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंटिन्यू चलते रहते हैं, बहुत सारे विटल एक्टिविटीज चलते रहते हैं। तो उन विटल एक्टिविटीज के द्वारा, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल्स भी बन जाते हैं। तो अगर वो अनवांटेड मटेरियल अगर हमारी बॉडी में स्टोर रहे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होंगे। तो हम क्या करते हैं कि समय समय पर, या जितने भी लिविंग बींग्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने बॉडी के अंदर बनने वाले अनवांटेड मटेरियल को समय समय में बाहर निकालते रहते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स, the process of removal of unwanted materials from the body time to time is called excretion. बॉडी के अंदर से अनवांटेड मटेरियल्स को समय समय पे बाहर निकालते रहना, इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए हम लोग देखते हैं। आपका अगला फीचर है, और हाँ एक बार
मैं आपको बता दूं कि जो एक्सक्रीशन है वो लिविंग बींग शो करते हैं, जबकि नॉन लिविंग बींग एक्सक्रीशन को शो नहीं करते। नेक्स्ट फीचर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, शरीर का संगठन क्या है, शरीर की संरचना, शरीर की बनावट की बात करें अगर हम, तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? बहुत सारे सेलों की बनी होती है। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, एक छोटी सी इकाई है। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे जो हो, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटे छोटे सेलों की बनी होती है, ठीक है। जबकि जो नॉन लिविंग बींग्स होते हैं उनकी बॉडी सेल्स की नहीं बनी होती। ओके, आप जानते हैं बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं? बॉडी ऑर्गन। बॉडी ऑर्गन मिलकर के बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं बॉडी। ओके, इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर एक लिविंग बींग्स सेल का बना हुआ है, जबकि नॉन लिविंग बींग्स सेल का नहीं बना हुआ है। ओके, अगला अगर फीचर की बात करें तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका एक लाइफ स्पैन होता है और उनका एक लाइफ साइकिल चलता है, उनका एक जीवन काल होता है और एक जीवन चक्र होता है। वो जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद चाइल्डहुड कंडीशन में जाते हैं, एडल्ट कंडीशन में जाते हैं, ओल्ड स्टेज में जाते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो हर एक लिविंग बींग्स का एक लाइफ साइकिल चलता है, एक डिफिनिट लाइफ साइकिल चलता है और हर एक ऑर्गेनिज्म का लगभग एक डिफिनिट, एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है। जबकि नॉन लिविंग बींग का न तो कोई लाइफ स्पैन होता है, न तो कोई लाइफ साइकिल चलता है। ओके, नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें तो वो फीचर है आपकी सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब संवेदना। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास क्या हो रहा है उसको महसूस करने की क्षमता रखता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। प्लांट में भी सेंसिटिविटी पाई जाती है, ये मत समझिए कि प्लांट में सेंसिटिविटी नहीं है, प्लांट भी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, भी सेंसिटिव होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सनफ्लावर देखा होगा, वो रोटेट करता है सनलाइट के अकॉर्डिंग। छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा, माइकोसा प्लांट, जिसको टच मी नॉट भी बोलते हैं। या कोई आप ऐसा प्लांट देखिए जिसमें टेंड्रिल है, अगर आप उस टेंड्रिल के पास कोई स्टिक या कोई भी ऑब्जेक्ट ले जाकर रख देते हैं तो वो कुछ समय बाद क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ उसको कवर कर लेता है, उसको बांध लेता है। इसका मतलब उसमें भी सेंसिटिविटी है, वो भी अपने आसपास की चीजों को महसूस कर रहा है एक प्रकार से। हाँ, ये बात है कि एनिमल में नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जिसके द्वारा एनिमल्स हाईली सेंसिटिव होते हैं, जबकि प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता, जिस कारण वो एनिमल्स की तरह सेंसिटिव नहीं होते, ठीक है। लेकिन प्लांट भी एनवायरनमेंट में होने वाले परिवर्तन के अनुसार वो रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, तो हर एक लिविंग बींग्स सेंसिटिव नेचर का होता है, उसके आसपास क्या हो रहा है वो उसको महसूस करने की क्षमता रखता है, जबकि नॉन लिविंग बींग्स में कोई सेंसिटिविटी नहीं होती, कोई संवेदना नहीं होती। ओके, तो कुछ ऐसे फीचर्स थे, कुछ ऐसे क्राइटेरिया थे जिनके आधार पर हम कॉमनली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लिविंग बींग्स कौन सी चीज लिविंग कंडीशन में है, कौन सी चीज नॉन लिविंग कंडीशन में है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें ग्रोथ होता है, नॉन लिविंग बींग्स में ग्रोथ नहीं होता। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं, नॉन लिविंग बींग्स न्यूट्रिशन नहीं लेते। जितने भी लिविंग बींग्स हैं रेस्पिरेशन करते हैं, नॉन लिविंग बींग्स रेस्पिरेशन नहीं करते। सभी लिविंग बींग्स एक्सक्रीशन करते हैं, नॉन लिविंग बींग्स एक्सक्रीशन नहीं करते। सभी लिविंग बींग्स का एक फिक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है, जबकि नॉन लिविंग बींग्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट नहीं होता, निश्चित नहीं होता, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनका बॉडी सेल वगैरह का नहीं बना होता। सभी लिविंग बींग्स का लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल निश्चित होता है, जबकि नॉन लिविंग बींग्स का लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन निश्चित नहीं होता। सभी लिविंग बींग्स सेंसिटिव नेचर के होते हैं, जबकि नॉन लिविंग बींग्स सेंसिटिव नेचर के नहीं होते।
तो ऐसे फीचर्स थे, कुछ ऐसे क्राइटेरिया थे जिनके आधार पर हम लोग कॉमनली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज लिविंग है, कौन सी चीज नॉन लिविंग है। तो अब हम लोग तो अब आपका अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के बाद रेस्पिरेशन है, उसके बाद सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्ट है। तो ऐसे कुछ बेसिक फीचर्स, कुछ ऐसे बेसिक प्रोसेस जो लाइफ प्रोसेस में कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं या होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा न्यूट्रिशन के बारे में, तो जो कि लाइफ प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। तो जैसा कि अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। भोजन को बॉडी के अंदर लेने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में क्या किया जाता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं और उसी फूड से उनको एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन करता है। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं, उनके न्यूट्रिशन का जो तरीका है अलग अलग है। अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन मुख्य रूप से दो तरीके से होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब अगले दिन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।